भारतीय बस हादसे का शिकार, 14 यात्रियों की मौत। बस में सवार थे 40 लोग। पोखरा से काठमांडू जाते समय हुआ हादसा। इंदौर में निर्माणाधीन फार्म हाउस की छत गिरने से 5 मजदूरों की मौत, 6 मलबे में दबे थे। मौके पर राहत बचाव का कार्य जारी। यूक्रेन जंग के बीच ट्रेन से कीव पहुंचे पीएम मोदी, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति जेलेंस्की से पीएम मोदी ने की मुलाकात। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस की कई जगह हड़ताल खत्म, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शन जारी। सीबीआई आरोपी संजय को लेकर सियालदा कोर्ट में पहुंची। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 सितंबर तक टली। सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय। बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, केंद्र सरकार की तरफ से आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में की गई लचर पैरवी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। खबर लखनऊ से 81 केंद्रों पर हुई पुलिस भर्ती की परीक्षा, 10,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। लखनऊ से खबर, 81 केंद्रों पर हुई पुलिस भर्ती की परीक्षा, 10,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। पहली पाली में 10,947 परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। पहली पाली के लिए 39,062 अभ्यर्थी थे पंजीकृत। 10,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। पहली पाली में 10,947 परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। पहली पाली के लिए 39,062 अभ्यर्थी थे पंजीकृत। दस 10,000 से अधिक लोगों ने छोड़ी परीक्षा। पहली पाली में 10,947 परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। पहली पाली में 10,947 परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। लखनऊ से खबर है, नेपाल बस हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान, राहत आयुक्त कार्यालय को सीएम योगी ने दिए निर्देश। लखनऊ से खबर, नेपाल बस हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान, राहत आयुक्त कार्यालय को सीएम योगी के निर्देश। नेपाल सरकार के अफसरों के संपर्क में रहे सीएम। राहत आयुक्त जीएस नवीन ने नेपाल के अफसरों से की बात। राहत आयुक्त जीएस नवीन ने नेपाल के अफसरों से की बात। महराजगंज एसडीएम और सीओ मौके पर भेजा गया। नेपाल बस हादसे का सीएम ने लिया संज्ञान, राहत आयुक्त कार्यालय को सीएम योगी के निर्देश। राहत आयुक्त जीएस नवीन ने नेपाल अफसरों से की बात। राहत आयुक्त जीएस नवीन ने नेपाल के अफसरों से की बात। महराजगंज एसडीएम और सीओ मौके पर भेजा गया। लखनऊ से खबर है, छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन, आमंत्रित दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं छात्र। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 31 अगस्त तक आवेदन। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं छात्र।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, अगर बात की जाए छात्रवृत्ति आवेदन की जो तिथि है उसे बढ़ाया गया है। के लिए छात्रवृत्ति की योजना ऑनलाइन आवेदन के लिए आमंत्रित किया गया है और ये 31 अक्टूबर जो है वो अंतिम तिथि बताई गई है, क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें तो 2 तिथियों में डिवाइड किया गया था। एक तिथि जो थी वो पोस्ट मैट्रिक की थी, जो कि उच्च श्रेणी की जो शिक्षा छात्रवृत्ति है उनकी तिथि जो है 31 अक्टूबर है, और इसके साथ जो प्री मैट्रिक जो छात्र हैं उनके आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगी वो 31 अगस्त होगी, यानी कि इसी महीने में आखिरी तारीख तो होगी। तो ऐसे में अब छात्रवृत्ति योजना का जो भी लाभ लेना चाह रहे हैं वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इसका आवेदन जो है वो करेंगे, और केंद्र पोषित प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक और या टॉप क्लास के छात्रवृत्ति योजना इसमें पूरी तरीके से प्रतिभाग कर सकते हैं। तो ऐसे छात्रों की जो तिथि है वो निर्धारित कर दी गई है। अब छात्र जो है अपने आवेदन ऑनलाइन करेंगे, इसके बाद से अपनी छात्रवृत्ति उनके अकाउंट में सीधे पहुंचती हुई नजर आएगी। जी को बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका। हरियाणा से खबर है। हरियाणा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, घरों दुकानों के बाहर निकले सहमे लोग। तिगरा गांव रहा केंद्र, 3.0 रही भूकंप की तीव्रता। नरनौल महेंद्रगढ़ में 3.0 तीव्रता से आया भूकंप। भूकंप का केंद्र नरनौल का तिगरा गांव था। लोग अपने घरों और दुकानों और दफ्तरों से बाहर निकले। अभी तक किसी नुकसान की कोई सूचना नहीं। नारनौल महेंद्रगढ़ में 3.0 तीव्रता से आया भूकंप। भूकंप का केंद्र नरनौल रहा। लोग अपने घरों, दुकानों, दफ्तरों से बाहर निकले। हरियाणा में महसूस किए गए भूकंप के झटके। गुरुग्राम में 28 वर्षीय व्यक्ति की गला घोंटकर हत्या करने वाले 20,000 रुपए के इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपसी कहासुनी को लेकर आरोपी ने रुमाल से गला घोंटकर की थी हत्या। एसीपी वरुण दहिया ने बताया कि गुरुग्राम से पुलिस चौकी चकरपुर गुरुग्राम की टीम को एक सूचना थाना डीएलएफ फेज 1 में गुरुग्राम के से एक व्यक्ति को लापता होने के संबंध में मिली थी। लापता व्यक्ति के परिजनों को मृतक की पहचान के लिए बुलाया गया। परिजनों ने मृतक की पहचान मिथिलेश अदाय निवासी सहसपुर जिला मधुबनी बिहार के रूप में की थी। एक वर्षीय व्यक्ति के गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। जो वाकया था वो 14 मई 2024 के संबंध में इसमें सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस स्टेशन सेक्टर 29 पड़ता है, उसमें चकरपुर चौकी पड़ती है। उसके अंदर इस बारे में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक चकरपुर के पास एक बांध के पास पार्क है, वहाँ पर एक किसी की डेड बॉडी के बारे में सूचना पुलिस स्टेशन में और चकरपुर चौकी में प्राप्त हुई। जिस संबंध में कार्रवाई करते हुए मौके पर एफएसएल की टीम और संबंधित जो क्राइम ब्रांच की टीम और पुलिस स्टेशन की टीम ने जाके वहाँ पर मौके का जायजा देखा, निरीक्षण करा और उसके संबंध में फिर बाद में उस डेड बॉडी की पहचान करने की कोशिश करी गई। मुरैना से खबर है। भाजपा नेता के बेटे की दबंगई, आधा दर्जन बदमाशों ने किया पथराव। भाजपा नेता की दबंगई का मामला देखने को मिला है मुरैना से, जहां आधा दर्जन बदमाशों ने पथराव किया है। घटना का सीसीटीवी आया है सामने। गणेशपुरा इलाके के मकान पर किया गया पथराव। रात को 2 बार आए बदमाश। मोहल्ले में दहशत फैलाने के उद्देश्य से किया गया पथराव। पुराने विवाद के चलते हुई घटना। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर दबंग पथराव करते नजर आ रहे हैं एक घर के ऊपर। इस तरीके से आप देख सकते हैं, तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से दबंग पथराव कर रहे हैं। पुराने विवाद के चलते ये घटना हुई है। पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं लोग। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के गणेशपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
रतलाम जिले के सैलाना जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत संसार के पगड़िया मुवडी गांव में बरसात से दाह संस्कार के दौरान ग्रामीणों ने तिरपाल से बारिश के पानी से बचाते हुए दाह संस्कार करते नजर आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में शमशान घाट नहीं होने से ग्रामीणों की बारिश के दिनों ऐसी स्थिति में दाह संस्कार करना पड़ रहा है। वहीं इस पर कोई भी जिम्मेदार न बोलने को तैयार है और न ही ध्यान दे रहा है। रतलाम जिले के लसुडीडिया गांव में 10 माह की बच्ची के लापता होने का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। 5 दिन बीत जाने के बाद भी बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला, जिसके परिजनों और स्थानीय लोगों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। पुलिस वाले बोल रहे जानकारी ढूंढ रहे कोशिश कर रहे हैं। कुराल पर से कैसे जानकारी मिली आपको? वो रात को फोन आया था क्या बोले? कि लड़की गुम हो गई। हमारे जो चौकीदार गांव वाला है ना, उसने आके उठाया, उसने सर से बात करवाया, फिर इनसे फोन किया, फिर रात को पुलिस वाले आए थे, लेके इधर ही आए। और आप यहाँ आए अभी? हाँ। क्या लगता है आपको यहाँ पर कैसे क्या हुआ होगा? क्या पुराना कोई बात तो नहीं आपका? नहीं, किसी से नहीं, मैं पहचानता ही नहीं हूँ गाँव वाले से। तो 10 महीने की बच्ची है, हर समाज में है। जी, क्या हुआ था? क्या घटना का जानकारी क्या मिल पाई है? वो जानकारी तो हमें सुबह मालूम पड़ी, पुलिस वाले आए तो मालूम पड़ी हमें। तो किस दिन की बात है? 5 दिन हो गए आज। अच्छा, तो क्या कुछ अभी तक जानकारी मिल पाई है कि रात में सोए थे, गायब हुई? क्या कुछ पता चला? अभी तक तो कोई पता नहीं चला। नहीं, जानी कैसे गायब हुई, मतलब कब गायब हुई है और कैसे इन लोगों को? रात में 11 बजे के लगभग उठा गए उनको। वो बच्ची थी, उसकी उसकी बड़ी बहन, वो बाहर निकली, उसको मालूम पड़ी। फिर पुलिस यहाँ पे आई थी? चंदौली जिले में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस विभाग द्वारा तैयारी भी पूरी कर ली गई है। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर पहली बार पाली में 6 छात्रों की परीक्षा दी गई, जिसके लिए परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त पुलिस सुरक्षा बल लगाए गए। वहीं आगे की परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग द्वारा एक छात्रों को चेक करके परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। नेपाल हादसे में केशरवानी परिवहन की थी बस बताया जा रहा है। ड्राइवर का नाम मुस्तफ़ा और कंडक्टर का नाम रामजी, दोनों गोरखपुर के रहने वाले हैं और सभी यात्री महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। 3 बस की बुकिंग इलाहाबाद से हुई थी, जो अयोध्या दर्शन के बाद, गोरखनाथ दर्शन के बाद महाराजगंज जिले के सनोली बॉर्डर से लुम्बिनी दर्शन करने के बाद पोखरा गए थे। वहां से सुबह काठमांडू के लिए निकले थे। रास्ते में बस हादसे का शिकार हो गई। विष्णु केसरवानी परिवहन, हमारे वहाँ से 3 बसें, 2 बड़ी बस, एक टेम्पो ट्रेवलर गोरखपुर से नेपाल गई थी। ये महाराज भूसावल के पास की पार्टी थी और हमने इनको इलाहाबाद में पिकअप किया था। इलाहाबाद से इनको चित्रकूट ले गए थे। चित्रकूट से फिर वापस ये अयोध्या आए। अयोध्या से गोरखपुर होते हुए सुनौली, और सुनौली से फिर ये चले गए लुम्बिनी। लुम्बिनी से चले गए थे ये पोखरा, और पोखरा से ये लोग काठमांडू जा रहे थे कि मुंगलिंग के पास हमारी ये 3 में से एक गाड़ी स्लिप करके चली गई खाई में, जिसमें तमाम लोग घायल हैं और कुछ कैजुअलिटी भी हुई है। सर, कितनी मौतों की बात सामने आ रही है? कितने लोगों की मौत हुई है?
अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जो जानकारी मिली है लोगों से, वो 15 से 18 लोगों की मौत हुई है। अच्छा, इसमें जो ड्राइवर और खलासी थे उनके क्या नाम है और क्या वो सुरक्षित है या उनकी मौत हुई? ड्राइवर का नाम मुस्तफ़ा है और उसके जिंदा रहने का या ना रहने का अभी कोई प्रमाण नहीं मिला। उसका फोन बंद है, नेपाली नंबर भी बंद है, इंडिया नंबर भी बंद है। नेपाल के तनहू जिले में अब्रुखेरनी नगरपालिका में पोखरा से काठमांडू जा रही एक भारतीय टूरिस्ट बस नदी की खाई में गिर गई। बताया जा रहा है कि बस में लगभग 42 यात्री सवार थे जो भारत के महाराष्ट्र के पर्यटक सवार थे। घटना के बाद मौके पर पहुंची नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल एवं पुलिस के जवान राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। जानकारी के अनुसार 15 लोगों की मौत हो गई है, जिनका शव निकाला जा चुका है। वहीं 15 लोग घायल हैं, जिन्हें आसपास के अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा गया। बस का ड्राइवर मुर्तजा गोरखपुर का रहने वाला है। हादसे में उसकी भी मौत हो गई है। सुबह पोखरा से काठमांडू के लिए चली बस नेपाली समय के अनुसार लगभग 11:30 बजे पहाड़ी से सैलाब आने के बाद खिसक कर नदी के तलहटी में जा चली गई। हमने इंडियन एम्बेसी से बात किया है, वो हेलीकॉप्टर का व्यवस्था कर रहे हैं भैया। नेपाल में बड़े हादसे की खबर सामने आई है। 40 से ज्यादा भारतीय लोगों को लेकर जा रही एक बस नदी में गिर गई। जानकारी के मुताबिक गोरखपुर से यात्रियों को लेकर नेपाल जा रही भारतीय बस शुक्रवार को हादसे का शिकार हो गई। बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी, तभी रास्ते में बस तनहुन अबुखेरनी के पास नदी में गिर गई। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, वहीं 29 लोगों को बचाया गया है। महराजगंज से खबर है कि जहां गोरखपुर से यात्रियों को लेकर नेपाल गई एक भारतीय बस शुक्रवार को पोखरा से काठमांडू जाने के दौरान नेपाल नदी में गिर गई। तानहुन के एसपी बीरेन शाही ने बताया कि अबुखेरनी ग्रामीण नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 से एन पेहरा के पास नदी में बस गिरी है। स्थानीय पुलिस कार्यालय के निरीक्षक अबुखेरनी मौके पर पहुंच गए और सेना और सशस्त्र बलों को सूचित कर दिया गया है। पोखरा काठमांडू जाने वाली बस में 40 यात्री सवार होने की आशंका बताई जा रही है। एक बच्चे होने की आशंका है और 2 गाड़ी स्टाफ। आइए देखिए, बहुत हेलीकॉप्टर का व्यवस्था कर रहे हैं भैया, ठीक है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और महराजगंज से खबर है, जहां पर नेपाल हादसे पर सीएम योगी ने हादसे में दुख जताया। सीएम ने महराजगंज डीएम से की बात, मदद के दिए निर्देश। सीएम के निर्देश पर नौतनवा सीओ एसडीएम हुए एक्टिव। तहसीलदार नौतनवा और एसओ सोनोली नेपाल के लिए रवाना। सीएम के निर्देश पर नौतनवा सीओ एसडीएम नेपाल के लिए रवाना। शवों को लाने और अन्य काम को देखने गए हैं अफसर। महराजगंज से खबर, सीएम योगी ने नेपाल हादसे में जताया दुख। सीएम के निर्देश पर नौतनवा सीओ एसडीएम नेपाल के लिए रवाना। महराजगंज से खबर है, मकान मालिक और किराएदार में मारपीट। मालिक को किराएदार ने लाठी से जमकर पीटा। महराजगंज से खबर, मकान मालिक और किराएदार में मारपीट। मालिक को किराएदार ने लाठी से जमकर पीटा। मकान का ताला बंद करने आया था मालिक।
मालिक को किराएदार ने लाठी से जमकर पीटा। पुलिस ने मारपीट का मामला किया दर्ज। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर किराएदार मकान मालिक को मारते दिख रहा है। बुलंदशहर से खबर है, डीएम एसएसपी का औचक निरीक्षण। अहमदगढ़ थाने का किया औचक निरीक्षण। डीएम एसएसपी अचानक पहुंचे अहमदगढ़ थाने। एसएसपी ने थाना प्रभारी को थाने की सफाई के दिए निर्देश। थाने में लंबे समय से वाहनों को डिस्पोज करने के निर्देश। बुलंदशहर से खबर, डीएम एसएसपी का औचक निरीक्षण। डीएम एसएसपी अचानक पहुंचे अहमदगढ़ थाने। एसएसपी ने थाना प्रभारी को थाने की सफाई के दिए निर्देश। अहमदगढ़ थाने का किया गया औचक निरीक्षण। एसएसपी ने थाना प्रभारी को थाने की सफाई के दिए निर्देश। थाने में लंबे समय से वाहनों को डिस्पोज करने के दिए निर्देश। बुलंदशहर से खबर, डीएम एसएसपी ने किया औचक निरीक्षण। अहमदगढ़ थाने का किया औचक निरीक्षण। आज भर्ती परीक्षा चल रही है, जिसके क्रम में हम लोग भ्रमणशील हैं और केंद्रों का भ्रमण कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आज थाना अहमदगढ़ पर आकस्मिक निरीक्षण किया गया। यहाँ पे जो वाहन इत्यादि हैं, जो माल मुकदमाती हैं, इन सब को डिस्पोज करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ थाने में साफ़ सफाई को उच्च स्तर का रखने के लिए व जन सुनवाई को प्राथमिकता देने के लिए यहाँ निर्देशित किया गया है। अन्य विवेचनाओं की भी समीक्षा की गई और उनका गुणवत्तापूर्वक समयबद्ध रूप से निस्तारण करने हेतु निर्देश दिए गए। बाराबंकी से खबर है, सभासद प्रतिनिधि से नाराज कर्मचारियों का प्रदर्शन। सफाई कर्मचारियों को गाली गलौज, अभद्रतापूर्ण व्यवहार से नाराज कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। नगर पंचायत फतेहपुर में कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। सफाई कर्मचारियों ने सभासद प्रतिनिधि से नाराज होकर किया प्रदर्शन। उन पर आरोप लगाए हैं कि ये अभद्रतापूर्ण व्यवहार और गाली गलौज हमसे करते हैं। नगर पंचायत कार्यालय में आकर रोज गाली गलौज किया करते हैं। सभासद सौरभ वर्मा कार्यालय कर्मचारियों से करते हैं अभद्रता। कार्यालय कर्मचारियों ने सभासद प्रतिनिधि पर लगाया आरोप। सुबह 10:05 पर सौरभ वर्मा पचरा के सभासद पत्नी बता रहे, जिसको बताते हैं भाभी सभासद हैं, वो सुबह आए। उन्होंने कहा हमको गलत बोले गए, लौड़े के कौन कर्मचारी लगा हुआ है, गलत भाषा का प्रयोग किया। और सब लोग झाटू कर्मचारी हो, तुम लोग जो भी तुम्हारे कर्मचारी लगे सब झाटू कर्मचारी हैं। और उन्होंने कहा कि खबर गाजीपुर से है। पुलिस परीक्षा के मद्देनजर एडीजी जोन का दौरा। एडीजी पीयूष ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। एग्जाम कंट्रोल रूम, स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। एडीजी जोन ने कई परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण। एग्जाम कंट्रोल रूम, स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। एडीजी पीयूष ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा।
से खबर, पुलिस परीक्षा के मद्देनजर किया गया निरीक्षण। डीजी पीयूष ने व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। सीतापुर से खबर है, पुराने मुकदमे को लेकर दो भाइयों के बीच विवाद। भाई ने भाई को चाकू से मारकर मौत के घाट उतारा। आनंद फानन में घायल युवक को सीएससी ले जाया गया। इलाज के दौरान घायल युवक की हुई मौत। आनंद फानन में घायल युवक को सीएससी ले जाया गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। आज दिनांक 23 अगस्त 2024 को थाना बिस्वा पुलिस सीतापुर को यह सूचना मिली कि एक व्यक्ति उमेश और उसके पिता राजकुमार पर उसके बड़े भाई और उसके परिवारीजनों के द्वारा प्राणघातक हमला किया गया। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जो मजरूब राजकुमार और उमेश को सीएससी लाया गया, जहां राजकुमार की मृत्यु हो गई। घटनास्थल का निरीक्षण उच्च अधिकारियों के द्वारा किया गया है। साथ में फील्ड यूनिट की भी टीम को बुलाया गया है। मृतक राजकुमार का पंचायतनामा भरवा करके पोस्टमार्टम हेतु उसे जनपद अस्पताल भिजवाया गया। उमेश की तहरीर पे, मजरूब उमेश की तहरीर पे अपराध पंजीकृत किया जा रहा है और नामजद एक अभियुक्त को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। यूपी के हरदोई जिले में रिश्ते को शर्मसार करने वाली ये घटना सामने आई है। कोतवाली शहर इलाके में मील कॉलोनी में मौसा के घर रक्षाबंधन के पर्व पर आई भतीजी को आंशिक मिजाज मौसा ने प्यार के चंगुल में फंसाकर उसे बहला फुसला कर ले गया और फिर शादी के लिए दबाव डाला। युवती की तय हुई शादी से नाराज होकर आरोपी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। परिजनों को अब अपनी बेटी नहीं मिली तो उन्होंने मौसी के घर पर जाकर हंगामा किया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी मौसा को हिरासत में लिया और इसके बाद आरोपी मौसी ने घटित वारदात को कबूल करते हुए घटना से पर्दा उठाया। सागर पांडे ने कोतवाली सिटी थाने पर आकर तहरीर दी कि उनकी लड़की मानसी पांडे को उसका सगा मौसा मणिकांत द्विवेदी बहला फुसला कर कहीं ले गया है। इस तहरीर पर पुलिस ने तत्काल अभियोग दर्ज किया तथा मानसी पांडे की तलाश शुरू की। मौसा मणिकांत द्विवेदी को पुलिस ने हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की तो उसने ये बताया कि मानसी पांडे से उसका अफेयर पिछले 2 वर्ष से चल रहा था। मानसी पांडे कहीं और शादी करना चाहती थी, इसी कारण उसने मानसी पांडे की गला दबाकर हत्या कर दी। मणिकांत द्विवेदी की निशानदेही पे मानसी की डेड बॉडी को एक कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के निर्माणाधीन मकान से बरामद कर लिया गया है। उसने जहाँ पे गड्ढे में डेड बॉडी को छुपा दिया था। तो साथ ही साथ उसने पुलिस को भ्रमित करने के लिए मानसी पांडे के मोबाइल फ़ोन को चलती हुई बस में डाल दिया था, जिससे पुलिस कंफ्यूज हो जाए। इन्वेस्टिगेशन में विलम्ब हो। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेजा जा रहा है। मणिकांत द्विवेदी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पूछ रही है। और खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं। खबर सीतापुर से है, जहां करंट की चपेट में आया 62 वर्षीय बुजुर्ग। करंट की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। फर्राटा पंखा लगाते हुए यह हादसा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
फर्राटा पंखा लगाते समय हुआ यह हादसा। करंट की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। राजधानी लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में राजेंद्र नगर प्रथम द्वारा आज से 26 अगस्त तक आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर ओलंपियाड कोफास 2024 आज से सीएमएस स्कूल कानपुर रोड ऑडिटोरियम में चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल एवं भूटान समेत देश के विभिन्न प्रांतों से अंतर्राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रतिभाग कर रहे हैं। देश विदेश से आए ये प्रतिभागी छात्र आज यहां आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से मिले और दिल खोलकर अपने विचार व्यक्त किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश से पधारे प्रतिभागी छात्रों व टीम लीडरों का हार्दिक स्वागत करते हुए सीएमएस प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन ने कहा कि यह ओलंपियाड विभिन्न देशों के छात्रों को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने विज्ञान को प्रदर्शित करने का स्वर्णिम अवसर है, जिससे इन प्रतिभागी छात्रों के साथ ही अन्य छात्र भी उन्नत प्रौद्योगिकी व कंप्यूटर ज्ञान के प्रति प्रोत्साहित होंगे। तकनीकी प्रगति ने दुनिया को आज एक ग्लोबल विलेज में परिवर्तित कर दिया है। ऐसे में इस ओलंपियाड का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य किशोर व युवा पीढ़ी को वैश्विक दृष्टिकोण का विकास करना, जिसका आज आवश्यकता है। ये कोफास 2024 एक ऐसा कार्यक्रम है जो 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है स्कूली बच्चों के लिए। ये इसमें सिटी मॉन्टेसरी स्कूल राजेंद्र नगर शाखा ने इसका आयोजन किया है। ये 22 साल से इसका आयोजन हो रहा है। ये 22वां साल है जो ये आयोजित किया गया, हर साल आयोजित होता है। इस प्रोग्राम में बच्चे हमारे देश के बहुत सारे प्रदेशों से आए हैं। 54 बच्चों की टीम्स हैं, 54 स्कूल्स की टीम्स हैं। ये 4 देशों के बच्चे हैं। इसमें भारत के विभिन्न प्रांतों के अलावा नेपाल से, श्रीलंका से और थाईलैंड से बच्चे आए हैं। और यहाँ पर कंप्यूटर्स के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में एक दूसरे से आदान प्रदान करेंगे। हर तरीके का यहाँ पर इवेंट है, जैसे डिबेट है, कोलाज है, क्विज़ है, आर्ट कंपटीशन है, ड्रामा है, माइम है। और लेकिन इसके साथ मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने के साथ साथ बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से एकता, सौहार्द और मित्रवत भाव जो है वो हमारे अलग अलग प्रांतों के अलग अलग कल्चर होने के बावजूद, अलग अलग देशों के होने के बावजूद, अलग अलग त्वचा के रंग के बावजूद, अलग अलग हमारे जो कल्चर या धर्म या जाति हों उसके बावजूद एक प्लेटफॉर्म पे बच्चे आए हैं। और ये यहाँ से हमारे स्कूल के जो प्रबंधक संस्थापक थे स्वर्गीय डॉक्टर जगदीश गांधी जी, मेरे पूजनीय पिताजी, उनका ये एक ड्रीम था। वो इसीलिए इस तरीके के करीब 25 कार्यक्रमों को हर साल आयोजित करते थे, जिससे कि देश विदेश के सभी बच्चे आएँ और एक प्लेटफॉर्म पर अपनी विविधता के बावजूद एकता के भाव को जो है वो अपनाएं और ये समझें कि चाहे हमारी भाषाएं फ़र्क हों, हमारे राष्ट्र फ़र्क हों, हमारी संस्कृतियां फ़र्क हों, लेकिन फिर भी हम लोग एक ही मानव जाति के सदस्य हैं। इस भाव का एहसास कराना बच्चों को, ये कंप्यूटर साइंस को सीखने के साथ साथ ये भी इतना ही ज़रूरी है। ये इस भाव से इसका आयोजन किया जाता है। खबर सीतापुर से आ रही है। खबर सीतापुर से आपको बता रहे हैं, पुराने मुकदमे को लेकर 2 भाइयों के बीच विवाद। भाई ने भाई को चाकू से मौत के घाट उतारा। आनंद फानन में घायल युवक को सीएचसी ले जाया गया। इलाज के दौरान घायल युवक की मौत। आज दिनांक 23 अगस्त 2024 को थाना बिस्वा पुलिस सीतापुर को यह सूचना मिली कि एक व्यक्ति उमेश और उसके पिता राजकुमार पर उसके बड़े भाई और उसके परिवारीजनों के द्वारा प्राणघातक हमला किया गया। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जो मजरूब राजकुमार और उमेश को सीएचसी लाया गया, जहां राजकुमार की मृत्यु हो गई। घटनास्थल का निरीक्षण
उच्चाधिकारियों के द्वारा किया गया है। साथ में फील्ड यूनिट की भी टीम को बुलाया गया है। मृतक राजकुमार का पंचायतनामा भरवा करके पोस्टमार्टम हेतु उसे जनपद अस्पताल भिजवाया गया। उमेश की तहरीर पे, मजरूह उमेश की तहरीर पे अपराध पंजीकृत किया जा रहा है और नामजद एक अभियुक्त को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही। मसाले के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया। इसमें स्वयं सहायता समूह तथा विभिन्न उत्पादों का बनाने वाली संस्थाओं तक उनके खरीदार के साथ बैठक हुई। जिसमें एफपीओ भी सारे उपस्थित थे और एक्सपोर्टर्स भी हमारे उपस्थित थे। तो देखा गया है कि जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मार्केट की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। तो ये बड़ा अच्छा वर्कशॉप आयोजित किया गया है स्पाइस बोर्ड के द्वारा, जहाँ पर बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं। जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, एक लेवल ऊपर जाके एक्सपोर्ट की भी पोटेंशियल है और बताया गया है सारे डिपार्टमेंट यहाँ उपस्थित है किस प्रकार से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या नीड है। शशि अग्रवाल है और मैं शीतला माँ स्वयं सहायता समूह रानीबाग नैनीताल से हूँ। हमारे ग्रुप्स हैं, महिलाएं, इसमें हमारे कई ग्रुप्स हैं, इसमें महिलाएं जुड़ी हुई हैं। जो हम लोग अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी ग्रेडिंग करते हैं और उसके बाद हम फिर मार्केट में लाते हैं। उत्तराखंड में मसालों का काफ़ी अच्छा स्कोप है। इसी कॉन्सेप्ट को रखते हुए आज ये बायर सेलर मीट रखी गई थी। स्पाइसेस बोर्ड ने ये रखा है, जिसमें हमारे जो एक्सपोर्टर हैं, जो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं और बता रहे हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और किस तरह के प्रोडक्ट्स हमें हमारे फार्मर्स को और एफपीओस को बनाना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही बताया है शुरुआत में कि हिंदुस्तान और मसाले ये दोनों एक साथ जाते हैं। यदि हिंदुस्तान की बात करें तो मसाले हजारों साल से हम उत्पादन कर रहे हैं और उसी संदर्भ में अभी हमने एफपीओस का भी उनका ये चिंतन लिया है। उनका कहना है जो उत्पादन यहाँ पर मसाले करते हैं वो काफ़ी नेचुरल वे में हो रहे हैं। तो जहाँ तक है कि पेस्टिसाइड्स जो आजकल मेजर कंसर्न है, उसे जो है सो अनुपात में ही यूज़ किया जाए। कार्यक्रम से खाली लोगों को नहीं, इस पूरे हल्द्वानी जिले और जो 7 डिस्ट्रिक्ट के किसान के समूह को बुलाया, उन सबको लाभ मिलेगा। और आज जो बायर सेलर मीट स्पाइसेस बोर्ड के थ्रू जो रखी गई है, इससे स्पाइसेस आजकल उत्तराखंड के अंदर जो आजकल फेमस भी हो रहा है, उन सब चीज़ों को ज़्यादा मूल्य मिलेगा और उस हिसाब से किसान आगे बेच भी पाएंगे। नैनीताल के भूमियाधार खूपी में ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट ने विभागीय अधिकारियों के साथ कुरेनाले और खूपी का स्थलीय निरीक्षण किया। ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि क्षेत्र में काफ़ी समय से भू धसाव हो रहा है। शासन प्रशासन द्वारा कई बार यहां का निरीक्षण भी किया गया लेकिन ट्रीटमेंट नहीं हुआ। उन्होंने लगभग 13 साल से खूपी गांव में आपदा की मार झेल रहा है और यहाँ के लोगों की रात की नींद गायब है। ग्रामीण जैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये सोच कर कि कभी तो शासन प्रशासन उनकी खोज खबर लेगा। प्रशासन द्वारा भी इसका निरीक्षण किया गया। ये टिकाऊ भूमि है भी नहीं और ये डेंजर जोन में आ गया है और इसमें हर बार ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता ये सुरक्षित गांव रहेगा। इसका या तो पलायन ही हो और ट्रीटमेंट नाले के द्वारा अगर किया जाए तो थोड़ा बहुत राहत मिल सकती। जो 10-12 घर हैं उनको राहत मिलेगी, उससे ऊपर वाले घरों को, नीचे घरों में तो बहुत बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं जिससे मकानों को क्षतिग्रस्त तो होना ही, मतलब छोड़ के लोग अपने घरों को दूर दूर निकल गए हैं, पलायन कर रहे हैं। जो लगातार विगत कई वर्षों से धस रहा है। इससे पूर्व भी यहाँ पर पूर्व अधिकारी आए थे, जब यहाँ की जी जिलाधिकारी थे तो वो भी आए थे। विस्थापन की बात तब भी हुई थी। आज 12-13 परिवार फिर से यहाँ पर मौत के साए में जी रहे हैं। तो
कहीं ना कहीं इनको या तो स्थापन किया जाए या फिर नीचे नाले का ट्रीटमेंट किया जाए, क्योंकि जो कुरिया नाला नीचे से बह रहा है, मेन इस ज़मीन को बैठाने का श्रेय उस कुरिया नाले को जाता है। और कुरिया नाला और भूमि आधार के बीच में अगर आप चैनलाइज करते हुए पानी को अगर आगे तक ले जाएंगे, अगर आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तक, तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ। और भूगर्भ वैज्ञानिकों से भी मेरी बात हुई है, वो उनका भी कहना यही है कि अगर नाले को सही तरह से ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो ये खुपी जो गाँव है, जो अनुसूचित गाँव है, तो ये बैठना बंद हो जाएगा। तो ये जो खुपी में लोग जो जीवन और मृत्यु के बीच में रात्रि गुजार रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। विधानसभा सत्र का आज तीसरा और आखिरी दिन है, जिसमें आज अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं विपक्ष आज कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम करेगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी कहा कि आज नियम 310 के तहत आपदा और नियम 58 के तहत भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगा। अधिकार दो। कौन है यार बीच में ये लगा देना आज आपने ट्राइपॉड लगा देना अपने में कह रहा ना ये थोड़ा सा नीचे कर दिए, बस थोड़ा सा बंद करो महिला उत्पीड़न बंद करो थोड़ा को अधिकार दो। कौन है यार बीच में ये लगा देना आज आपने रुद्रपुर में सड़क हादसा थामने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज सुबह एक और बड़ा सड़क हादसा हुआ। जब बता दें कि रुद्रपुर नैनीताल हाईवे पर नो एंट्री में घुसे ट्रक ने कार पर पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का मुंह हल्द्वानी की तरफ हो गया और कार डिवाइडर पर टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के वक्त कार में 5 लोग सवार थे। उनका कहना है एक्सीडेंट के बाद कार में जो सवार लोग पुलिस से कार को मौके से हटाने का प्रयास कर रही है ताकि लोगों की जान गई। और बीते जुलाई माह में भारी बारिश के चलते खटीमा क्षेत्र में घर में पानी घुसने से भारी नुकसान हुआ था, जिसको लेकर उपनेता प्रतिपक्ष और क्षेत्रीय विधायक भवन कापड़ी ने सरकार से मांग रखी थी कि जिन लोगों के घर में पानी भरा था उनको 50,000 रुपये मुआवजा दिया जाए। इसमें व्यापारियों का भी लाखों का नुकसान हुआ है, इसलिए आकलन करके उनको भी मुआवजा दिया जाए। साथ ही किसानों की फसलें भी खराब हुई हैं, उनकी पूर्ति कर बाजार मूल्य पर उनको मुआवजा दिया जाए। ₹1,000 प्रति घर के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। जो व्यापारियों का नुकसान हुआ है, नुकसान के आकलन के हिसाब पर, क्योंकि लाखों का नुकसान उनका हुआ है, उनको मुआवजा दिया जाए। जो किसान है जिनकी एक फसल पूरी खराब हो गई, उनकी फसल के लिए जो बाजार मूल्य है उसके आधार पर मुआवजा दिया जाए। और जो सड़कें और कई रास्ते टूट गए, एक तरफ तो हमारा संपर्क मार्ग ही सारे टूट गए, उनको तत्काल जल्द से जल्द उनको जो है बनाया जाए, उसके लिए धनराशि स्वीकृत की जाए, ये मांग है। विकासनगर तहसील के रुद्रपुर और सोरना डोबरी गांव के बीच पड़ने वाले गोना नदी पर बरसों बाद भी पुल न बनाए जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने डोबरी के पुल प्रधान कासिम अली और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय जैन की अगुवाई में तहसील का घेराव किया। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, उसका पिंडामी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शीघ्र करो, शीघ्र करो, शीघ्र करो।
दशकों से वहाँ की जनता, वहाँ के गांव करते आ रहे हैं। लगभग 12 गांव प्रभावित हैं, हजारों की जनसंख्या उस पुल के ना बनने के कारण प्रभावित है। पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने इसकी स्वीकृति भी प्रदान की थी और उसकी जहाँ तक हमारी जानकारी है उसके लिए एक टोकन मनी भी जारी कर दिया गया था। लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी प्रशासन द्वारा, ना ही लोक निर्माण खंड द्वारा, ना ही सरकार द्वारा, ना यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा इस मांग का संज्ञान लिया गया। और इस बीच जो हानि हुई है, बच्चे उसमें बह गए हैं, आने जाने वाले लोग उसमें बह गए हैं, हमेशा भय बना हुआ है। उस भय के अंदर जीने के लिए वहाँ के ग्रामीण 12 गाँवों के उनको एक उसकी नियति पर छोड़ दिया गया है। तो आज हमने माननीय मुख्यमंत्री से उप जिलाधिकारी विकास नगर के माध्यम से डिमांड किया है कि इस पुल का निर्माण शीघ्र किया जाए, इसको और लंबित न रखा जाए, और अगर एक समयबद्ध सीमा के अंतर्गत उन्होंने इसको पूरा न किया तो हम क्षेत्रीय जनता के साथ कांग्रेस जन आंदोलन करने से नहीं पीछे हटेंगे। न्यूज़ इंडिया, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।